नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ आप विंडो में देख रहे हैं भाऊ तोरसेकर जी। पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। भाऊ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले 2-3 दिन से आपने देखा होगा, जैसे ही रिजल्ट आए 16 से, तब से भाऊ अलग अलग जगह पर है और हमारे पास बातचीत के लिए हम लोग आपके लिए नहीं लाए, लेकिन भाऊ का सिर्फ एक ही वो है कि वो जब भी एक नया आइडिया होगा उस पर हम लोग बात करेंगे, जो अलग होगा बिल्कुल। तो आज सबसे अलग क्या होने जा रहा है ये सोचिए, क्योंकि हम तो यही सुन रहे हैं कि देखिए बीजेपी को परेशानी हो गई, उसकी खिचड़ी में कंकड़ मिला दिया है शिंदे ने, और अब जो है बिल्कुल जीत के भी समस्या में आ गई। तो ये है क्या? और समस्या में आ गई तब भी मुख्यमंत्री बाहर है, तो इसका मतलब बीजेपी को कोई दिक्कत है क्या? इस पर भाऊ क्या सोचते हैं, उस पर शुरू करते हैं। भाऊ, चुनाव में ये जो हो गया, जीत गए, बड़े सुंदर जीत गए, लेकिन अभी तक वो परेशानियां वहां की वहां आपको दिख रही है या कुछ और है ये खेल? नहीं, ये पूरा चुनाव मीडिया में था और परेशानी अभी मीडिया में है। अब इनको तो मीडिया में, पर्टिकुलरली मुंबई और मराठी मीडिया में, इनको बीजेपी के हार देखने की बहुत चाहत है, लेकिन वो हारते नहीं है। ना देवा बाबू हारता है। तो दिखे इसका कान तो कटा है, इसकी तो नाक कटी है, ये दिखाने की खबरें बना रहे, और वो तो निकल गया दावोस। अब बोलो, अगर मुंबई में कोई बड़ा क्राइसिस होता मेयर बनाने में, या 19 और 28 कॉरपोरेशन है, वहां कोई प्रॉब्लम होता, तो ये चुनाव जीतने वाला दावोस में जाता। सोचो जरा। आपको और एक रेफरेंस यानी याद दिला देता हूं कि जब पिछले साल अचानक से पार्लियामेंट के सेशन के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रिजाइन हो गए थे, आपको याद होगा, और बड़ा बवाल खड़ा कर, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। उनका रिजिग्नेशन सबमिट किया गया, पास हो गया ना। और दूसरे दिन हमारे प्रधानमंत्री उठकर विदेश के दौरे पर निकल गए, याद है आपको? जी जी, क्योंकि उनको गारंटी थी मीडिया में बवाल खड़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट्री प्रॉब्लम है, वो अमित शाह हैंडल करेंगे, वो राजनाथ हैंडल करेंगे, गडकरी, नड्डा वगैरह जो टीम है वो आसानी से वो प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हैं। ये इतना विश्वास प्रधानमंत्री में है, उसका विश्वास खुद पर है, अपने साथियों पर है, ना कि 240 पर है। प्रधानमंत्री का विश्वास कहाँ है? देखो, आंकड़ों में नहीं है। और जो आंकड़ों में खेलते रहते हैं ना, वो आंकड़ों से डरते भी है। तो बिल्कुल उसी राह पर अगर हमारा चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का देवेंद्र भाऊ चल पड़ा है। अब देखो, इधर मुंबई के या मराठी हमारे मीडिया में बवाल खड़ा किया, या ये क्या हो गया, अब जो इनका मुश्किल है, एकनाथ अगर उसके साथ जाएगा, या उद्धव ने बोला है कि देवा की कृपा होगी तो हमारा भी मेयर बन जाएगा। अजीब बात है भैया, आंकड़ों पर खेल रहे हो ना। तो ये उधर उधर से उठाकर लाकर बोल रहे हैं। तो मुझे एक मुंबई के पत्रकार ने पूछा, आपको क्या लगता है? मैंने बोला, आपकी समस्या ये है कि बुआ को मूछे नहीं है। हमारे मराठी में एक कहावत है, अत्याला मिशा अस्त्यातर, यानी अगर बुआ को मूछे होती तो उसको चाचा कहते। ये कहावत है मराठी। तो मैंने बोला, आपकी ये प्रॉब्लम है कि आपकी बुआ को मूछे नहीं है और आप उसे चाचा कहना चाहते हैं, तो हम क्या करें भाई? आपका मन कितना भी चाहे, लेकिन बुआ अगर बुआ है तो उसको मूछे नहीं आएगी। कितना भी ट्राई करो, कौन सा भी क्रीम लगाओ, बुआ को मूछे आने वाली नहीं है। तो बिल्कुल ये इनकी हालत है। और ये मैं गधे मजाक करके नहीं बोल रहा, ये गधे है। क्योंकि इनको इनके खिलाफ कोई पैतरेबाजी या करो रणनीति वगैरह बनाने की देवेंद्र को जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आप समझ लो कि अगर कोई बकरा है, उसको कसाई काटना चाहता है, तो उसको पकड़कर खींच खींच कर लेके जाते हैं। लेकिन अगर कोई बकरा खुद ही दौड़ते दौड़ते कसाई खाने के ओर आता है, तो उसको कौन बचाएगा? उसको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता, सिर्फ कसाई बचा सकता है।
सिर्फ कसाई बचा सकता है ना, कि वो छुरी नहीं चलाएगा। और बिल्कुल वही बात उद्धव ठाकरे ने बोली है की अगर देवाची कृपा झाली तर शिवसेनेचा मेयर होईल। मतलब क्या है, आप ही देवेंद्र को कसाई बोलते हो, कोई और तरबूज बोलते हो, बहुत सारी गालियां देते हो, और उसी की कृपा करनी चाहिए। अब ये क्या हुआ? हाँ? और इस पर बवाल खड़ा हो गया। कल से वही चर्चा चल रही है, एकनाथ ने अपने चुने हुए पार्षद कहीं होटल में छुपा कर रखे, ये है वो है। बढ़िया चल रहा है भाई। और ये गधे भूल गए कि आज जब मैं और आप बोल रहे हैं तो तारीख है 18, मतगणना हुई 16 जनवरी को। हाँ, मतगणना के नतीजे आ गए। अब मेयर कौन होगा उस पर चर्चा चल रही है, बवाल चल रहा है। बाकी के 28 कॉरपोरेशन में कौन होगा उसकी चर्चा नहीं, बस मुंबई पर चर्चा। अब एक बात है, मैंने तारीख जो बताई है वो इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी को और एक बड़ा चुनाव महाराष्ट्र में हो जाने वाला है, उसके पर्चे भरना शुरू हो गया है। मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र के 12 जिलों में जिला परिषद और तहसील, जिसको आप आपके यहाँ ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक निकाय के और जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है 5 फरवरी को उसका वोटिंग है। और आज से बिल्कुल 3 दिन बाद, 3 दिन यानी 21 जनवरी को उसके पर्चे भरने का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप पर्चे भर नहीं सकते। तो जो कोई बीजेपी को इस जिला परिषद में हराना चाहते हैं, वो उबाठा होगा, वो कांग्रेस होगी या शरद पवार ग्रुप होगा या और कोई भी होगा, वो पर्चे भरने की बात कब करेगा? वहां साथ लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, ये कब तय होगा? इनके ध्यान में तक नहीं है कि 12 जिला परिषद का चुनाव हो। अजीब बात है ना, कितनी अजीब बात है। ये मेयर के पीछे लगे, जो हो चुका है, जो कुछ होना है वो हो चुका है, होने वाला है वो देखो। लड़ाई वो होती है, देखो लड़ाई एक होती है, युद्ध अलग होता है। एक युद्ध में अनेक लड़ाइयां होती है। तो महापालिका कॉरपोरेशन की लड़ाई हो चुकी है। अगला चुनाव जिला परिषद तालुका पंचायत है, और इस पर अब उनका ध्यान तक नहीं है ना। जी। अब ये मेयर कौन होगा, इसकी कृपा होगी, इस भूल भुलैया में इनको लपेट कर देवेंद्र खुद, जो इसका हीरो है, धुरंधर है, वो तो निकल गया दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आएगा वापस। तब तक ये बवाल में फंसे रहेंगे कि इधर से निकलेंगे, उधर से निकलेंगे, रास्ता कहाँ है, ऊपर से है, नीचे से है, सीढ़ियां है या लिफ्ट है, चर्चा करते बैठ जाओ। तो पूरे चुनाव का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि भाई जनवरी खत्म होने तक चुनाव होने चाहिए, तो 3 दौर में ये चुनाव की घोषणा महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने की। उसमें पहले नगर पालिका और नगर परिषद, जो छोटे छोटे स्थानीय संस्था है, उनके चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद कॉरपोरेशन के हो गए 29 कॉरपोरेशन, उसके बाद जिला परिषद और तालुका पंचायत। अब बात यह है कि 2 तो हो गए, अब तीसरा दौर है। तो ये टाइम टेबल जिस ढंग से बनाया गया वही डाउटफुल है। अगर आप बीजेपी और चुनाव आयोग के मिली भगत का आरोप कर रहे हो तो उसमें षड्यंत्र ढूंढो। मुझे लगता है कि उसमें ही षड्यंत्र है। जिस ढंग से ये बाइफरकेट किया गया, तो उसका टाइम टेबल देखो तो पता चलता है। और इनको तो चुनाव है, अगली लड़ाई है, इसका तक पता नहीं है। और मजा ये हो जाएगा कि अभी मेरा ख्याल है 24 तारीख को विड्रॉल का लास्ट डेट है। 21 को भरने का लास्ट है, 24 तारीख को विड्रॉल का लास्ट है। और 24 तारीख के बाद ये मेयर वेयर भूल जाएंगे और नया बवाल खड़ा होगा कि अनपोज कैसे चुनकर आए। अगर आपके कैंडिडेट समय पर उम्मीदवार पर्चा भरने नहीं गए तो बीजेपी तो भरेगी, अनपोज आ जाएगी। ये मैं किस आधार पर बोल रहा हूं? पिछले 3 महीने से या 4 महीने से
बीजेपी इस स्थानीय इकाइयों के चुनाव में लगी हुई है। उन्होंने 3 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप नगरपालिका नगर परिषद के चुनाव का स्ट्रेटेजी बनाएगा, जो कुछ करना है, जो लॉजिस्टिक लगेगा, सिस्टम लगेगी, वो खड़ी करेगा। दूसरा ग्रुप कॉरपोरेशन के चुनाव देखेगा और तीसरा ग्रुप जिला परिषद और तालुका पंचायत देखेगा। तो जो तालुका पंचायत जिला परिषद अभी होनी है, 5 फरवरी को वोटिंग होना है, उसकी तैयारी तो बीजेपी 2 महीने पहले लगी है, क्योंकि उनका एक अलग ग्रुप फोर्स वहां लगा हुआ है जो महापालिका वगैरह नहीं देख रहा था। बाकी की पार्टियों की हालत क्या है कि जब चुनाव सामने आएगा, भूख लगेगी, तब जाके हम रसोई घर कहाँ है ढूंढेंगे। हमारे मराठी में एक कहावत है, यानी प्यास लगती है तो कुआं खोदना शुरू करो। मराठी में कहावत है, तहान लागली कि विहीर खोदायला घ्यायचं। याचा अर्थ, इसका मतलब ये है कि जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदना शुरू करेंगे। समझा? तो ये सब अब मेयर पर लगे हैं, और वो सब पार्टियां जो अपोजिशन की है वो जिला परिषद तालुका पंचायत भूल गई है, और इसलिए 24 तारीख को हम बवाल नया सुनेंगे मुंबई से, महाराष्ट्र से, कि अनअपोज क्यों चुनकर आते हैं। समझा? तो ये गेम खेला है, और जिसके खिलाफ खेला है उसको पता तक नहीं है। कितनी अजीब बात है। देखो, लड़ तो जोर शोर से लड़ रहे, मीडिया में लड़ रहे, जमीन पर कुछ भी नहीं। इसका ये सबसे बड़ा सबूत है। भाऊ, आपने बहुत बड़ी अलग से कहानी बिल्कुल बताई है। इसके बारे में तो नेशनल मीडिया में भी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन जो आप ये बता रहे, इन्होंने 3 फेज में क्यों किया? क्या क्या वजह थी? क्या मुश्किल चुनाव बीजेपी के लिए कौन सा था जिसमें बीजेपी को लग रहा मुझे ज्यादा तैयारी करनी थी? क्या इसलिए फेज वाइज किया है, या क्या मतलब आपको लगता है ये फेज जो तैयारी की, जो आप कह रहे हो कि भाई अगर उन्होंने सेटिंग की तो सेटिंग तारीखों में है, बाकी कहीं नहीं है, तो वो कारण क्या है? आपको क्यों लगता है कि इन्होंने फेज वाइज इस तरह से किए, और उन्होंने कैसे देखा? मतलब नहीं, फेज वाइज तो होती है। देखो, दौर तो हम लोकसभा का एक ही चुनाव होता है, 8-10 फेज में होता है, वो तो होता है। उसके लिए कंप्लेन करने की जरूरत नहीं कि वही मशीनरी है, यहाँ वहाँ सिक्योरिटी वगैरह घुमानी पड़ती है। तो सिटी में है तो कम सिक्योरिटी में चुनाव हो जाएंगे, रूरल इलेक्शन है तो स्कैटर्ड फोर्स लगाना पड़ता है, तो फेज वाइज होगा। लेकिन फेज किस ढंग से है वो देखो। आप अगर परीक्षा में जाते हो, परीक्षा केंद्र पर जाते हो, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाता है, आप पहले क्या करते हो? उसमें से आसान क्वेश्चन ढूंढकर वो सॉल्व कर लेते हो, फटाफट हो जाता है कि अरे ये तो आता है मुझे, फटाफट फटाफट। फिर उससे थोड़े डिफिकल्ट हो लेकिन फिर भी आसान हो, आपको मालूम है इसका तो जवाब मैं दे सकता हूं, फिर वो लेते हो। वो आखिर में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आप आखिरी फेज के लिए रखते हो। क्यों? क्योंकि अगर डिफिकल्ट शुरू में ले लिया तो उसमें सर खुजाने में, सोचने में टाइम लगता है। वो बचाने के लिए आप आसान जो सवाल होते वहीं से शुरुआत करते हो। अब देखो, महाराष्ट्र के ये स्थानीय चुनाव में नगर परिषद और नगर पालिका, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो शुरू में पूरा कर दिया गया। 2 जनवरी को वोटिंग और 3 जनवरी को काउंटिंग। उसमें कुछ कोर्टबाजी हो गई, तो वो कुछ 20-25 नगर पालिका का वोटिंग था वो 20 तारीख को, और काउंटिंग 21 तारीख को हो गया। लेकिन इसके बीच में कॉरपोरेशन का चुनाव घोषित हो गया। अब वो भी बीजेपी के लिए आसान था, क्योंकि बीजेपी को वैसे ही अर्बन पार्टी बोला जाता है, शहरी पार्टी बोला जाता है। उधर इनका केडर और तैयारियां बिल्कुल बढ़िया होती है, तो वो बड़ा है लेकिन कंपैरेटिवली आसान था, तो वो भी हो गया। अब आएगा डिफिकल्ट बीजेपी के लिए। मैं बोल रहा हूं बीजेपी के लिए रूरल डिफिकल्ट है। और वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखो, शरद पवार की ताकत है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, रूरल एरिया में। सिटी की बात छोड़ो, रूरल एरिया, गांव गांव में, तालुका में, मराठवाड़ा में जो वहां के कांग्रेस लीडर्स है, देशमुख के
बेटे वगैरह है, या शरद पवार के कुछ राजेश टोपे वगैरह लीडर है, तो उनसे सामना लेवल पर, उनके लेवल पर जाकर करना पड़ता है। वो उतने तगड़े लीडर बीजेपी के पास रूरल एरिया में नहीं है। तो बीजेपी के लिए जिला परिषद और तालुका पंचायत का चुनाव डिफिकल्ट है। तो समझे 3 फेज का मतलब समझा। बीजेपी के लिए जो सबसे आसान था वो पहले हो गया, 21 दिसंबर के पहले। फिर दूसरी फेज आई जो डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बहुत सारा आसान है, मेहनत की बात है, वो बीच में कर लिया। और आज अब ये क्यों किया ये पूछो मुझे। ये जो 3 फेज है ये डिफिकल्ट लास्ट में क्यों रखा है? हाँ, यही मुझे समझना है कि यही उन्होंने ऐसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका प्रतिस्पर्धी जो है, ये चुनाव नहीं, ये लड़ाई है। अगर पहले 2 फेज में आपका प्रतिस्पर्धी है वो हतोत्साहित हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है, तो अगली लड़ाई में वो लड़ाई से पहले ही हथियार डाल देता है, जबकि उसकी ताकत है। समझे आप गेम क्या है? गेम ये है कि अरे ये तो अब चर्चा क्या चल, शरद पवार का तो सुपड़ा साफ हो गया, उद्धव ठाकरे का ब्रांड मुंबई में भी नहीं चला। अगर इस ढंग से आपको डिमोरलाइज किया गया, आप डिस्ट्रेस में चले जाते हो, तो आप रूरल एरिया में आपकी जहां ताकत है वहां भी लड़ने के लिए पूरी कमर कसकर नहीं उतर सकते। और इसीलिए फेज वाइज कैसे किया है देखो, इनके लिए जो आसान था वो उनके लिए डिफिकल्ट बनाया गया, और बीजेपी के लिए डिफिकल्ट था वो बीजेपी का शहरी अर्बन एरिया का सब बोझ उतरने के बाद उतरना है, जो मिले वो आपने है। लेकिन अगर आसान हो तो आप ज्यादा बटोरोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पूरा खेल जो है वो कहां हो गया, फेज जिस ढंग से अरेंज किए गए। अगर आपको चुनाव आयोग पर आरोप करना है तो ये आरोप होना चाहिए, इन्होंने पूरा फेज का टाइम टेबल ऐसा बनाया कि जो बीजेपी के लिए फेवरेबल दिखाई दे रहा है। और वो भी ये देखो, ये अभी इतने कॉरपोरेशन और मेयर में फंसे हैं कि वहां पर्चा भरने के लिए नहीं जा रहे, ना कि उसकी कोई खबर आ रही है। आप कहीं भी मुंबई के चैनल देखो, मुंबई के अखबार देखो, मुंबई के पोर्टल देखो, उस पर ये 12 जिला परिषद और 125 ब्लॉक के इलेक्शन की खबर तक नहीं मिलेगी आपको। जिसका पर्चा भरने का काम चालू है, आज तीसरा दिन था, चर्चा तक नहीं। क्या सीट का बंटवारा होगा? क्या कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे अलग अलग लड़ेंगे या साथ में लड़ेंगे? क्या इन्होंने बैठकर तय किया कि सीट का बंटवारा ऐसे होगा? कुछ खबर नहीं। मानो ये चुनाव है ही नहीं अपोजिशन के लिए और मीडिया के लिए। लेकिन बीजेपी की तीसरी टीम उस काम में 2 महीने पहले से लगी हुई है, यानी उनके कैंडिडेट पहले से ही तय है, समय पर जाकर पर्चा भरेंगे। और आगे चलकर 24 के बाद या 21 के बाद विड्रॉल के समय ये छोटे छोटे इलाके में प्रेशराइज करके विड्रॉल कर सकते हैं ना। फिर ये चिल्लाएंगे ये क्या हो गया, अनअपोज कैसे हो गया। अरे आपने किसी को तगड़े को खड़ा करने के लिए सोचा तक नहीं है, तो जो कोई भी खड़ा रहेगा बोलेगे अच्छा अच्छा तू ये भी फॉर्म ले ले, तू ये हमारे पार्टी का कैंडिडेट बन जा, तो वो उसको तो कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, वो चांस ले रहा है। वो बोलेगा अरे विड्रॉल के लिए 10 लाख मिलते तो भाड़ में गया चुनाव साला, उस पर 10 लाख खर्चा करो और चुनाव लड़ो। इसके बजाय पार्टी से 10 लाख लेते और विड्रॉल के 10 लाख और लेते तो बस हो गया, 5 साल का खर्चा पानी निकल गया। और बाद में ये बोलेगा अरे अनअपोज कैसे हो सकता है? क्योंकि आप तरीके से चुनाव नहीं लड़ रहे, ना आप अपने प्रतिस्पर्धी की जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, वो समझना चाहते और उसके खिलाफ लड़ना चाहते। तो ये सबसे बड़ा गेम खेल गया है देवेंद्र फडणवीस। अगर उसका और चुनाव आयोग की मिली भगत है तो मैं मानता हूं इन्होंने सबसे बड़ा गेम ये टाइम फेज आउट करना जो है चुनाव उसमें किया है
क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे डिफिकल्ट, देखो कांग्रेस हारी है, पिछले 10 साल से हारती है, लेकिन बहुत सारे जिला परिषद ऐसे कि जहां कांग्रेस की ताकत है, वहां के अध्यक्ष और सत्ता कांग्रेस के पास या शरद गुट के पास थी। लेकिन अब ये चुनाव बीजेपी के लिए आसान बन गया, क्योंकि बीजेपी तो जीतती है, आप वोट करो ना करो, सामने वाले के पास लड़ने की हिम्मत नहीं। ये जब मेंटालिटी बन जाती है तो रूरल एरिया का जो वोटर है वो सोचेगा अरे ये तो चुनकर आएगी बीजेपी, तो हमारे लिए तो उनका आना ही अच्छा है, कम से कम मिनिस्टर को गांव में ला सकते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर हमारा एरिया जो है उस वार्ड से अगर बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होगा तो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के पास जा सकते हैं, ये सोच आ जाती है। अगर ये नगर पालिका नहीं जीतते, ये कॉरपोरेशन नहीं जीतते और यहाँ लड़ने की हिम्मत तक नहीं दिखा रहे, तो हमको सत्ता के साथ जाना चाहिए। जो कंपाउंड पर बैठे हुए जो होते हैं वो क्या सोचेंगे, चलो हमको निकलना है। तो गेम जो हुआ है वो पूरे इलेक्शन के टाइम टेबल में हुआ है और इसकी भनक अभी मीडिया को भी नहीं है। इनको कैसे फंसा दिया, देखो मेयर इसका होगा, हाँ हो सकता है। अरे मैं तो बोलता हूं ये झूठा नैरेटिव बीजेपी ने ही स्प्रेड किया होगा कि हाँ भाई एकनाथ का हो सकता है, तो वो झांसे में उद्धव भी आ गया, हाँ देवा की कृपा होगी तो हमारा भी मेयर हो सकता है। फिर तो और किसी ने एक नैरेटिव पुश किया कि अगर एकनाथ और उद्धव साथ आ गए तो बीजेपी तो माइनॉरिटी में जाएगी अकेली। तो ये नैरेटिव में फंसाकर वो तो निकल गया दावोस, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है इसलिए दावोस गया है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। लेकिन इनको फंसा के रखने के लिए ये जो नैरेटिव आज हम मुंबई के या महाराष्ट्र के सब मीडिया में देख रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये नैरेटिव बीजेपी ने ही फैलाया है। जी अच्छा, भाऊ इस पूरे चुनाव को आपने देख लिया, पिछले 3 दिन से आपने तमाम जगह पर बताया भी है, उसको एनालाइज करने के बाद ही बताया। इस पूरे चुनाव को अगर आप देखते हैं तो देवेंद्र फडणवीस से क्या, और हम लोग अभी तक उनको बाकी तमाम नेताओं के बराबर आंक रहे थे और कई सारे कंपटीशन थे, चाहे उद्धव ठाकरे भी अपने आप को उसी लेवल पर रख रहे थे, एकनाथ शिंदे भी थे और शरद पवार भले ही इस बार तो चुनाव में वो दिखाई ही नहीं दिए, लेकिन जो कांग्रेस की कोई लीडरशिप भी ऐसे नहीं थी। तो आपको लगता है इस चुनाव ने क्या देवेंद्र फडणवीस को एक अलग वो साबित किया और उन्होंने अपनी इसको जैसे इंडिपेंडेंट हैंडल किया, वो आप उसको कैसे देख रहे हैं? मतलब इस पूरे चुनाव का आउटकम इन लीडर्स के तौर पर आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र में अब लीडरशिप के जो देवेंद्र अभी पैन महाराष्ट्र ब्रांड बन गया। दिल्ली से कोई अमित शाह नहीं आए, मोदी की बात छोड़ो, नड्डा तक नहीं आए। हाँ कोई भोजपुरी गायक वगैरह है, मैथिली ठाकुर वगैरह थे, या ऐसे लोग आ गए, लेकिन वो कोई बीजेपी का चेहरा नहीं है। बीजेपी का चेहरा नहीं, वो पॉपुलर चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी के एक मर्यादित अन्नमलाई आ गया, एक मर्यादित जो मुंबई का पॉपुलेशन उसके लिए उनको लाया गया, लेकिन पूरा का पूरा चुनाव अकेले देवेंद्र के चेहरे पर लड़ाया गया। जैसे आपको याद होगा जब गुजरात के दंगे के बाद मोदी को इतना मीडिया में बदनाम किया गया था कि दिल्ली की लीडरशिप गुजरात में प्रचार को जाने को भी डरती थी। 2002 से लेकर 2007 हो या 2012 हो, वो चुनाव मोदी ने अकेले अपने चेहरे पर लड़े थे और जीत के लाए थे। पैन गुजरात, बस मोदी छोड़कर कुछ नहीं है, मोदी मतलब गुजरात, ये जो बन गया था बिल्कुल उसी राह पर देवेंद्र चल पड़ा है। और इस चुनाव में लोकसभा विधानसभा में तो हमने देखा 132-33 सीटें लाई, नगर पालिका में कम से कम 50% सीटें, कुछ 45-48% नगराध्यक्ष उनके चुनकर आए अकेले बीजेपी के। अभी भी इसमें जितने कारपोरेटर्स पार्षद चुनकर आए उसमें 45% से ज्यादा बीजेपी के अकेले के, और कम से कम 13 कॉरपोरेशन ऐसे 12 या 13 जिसमें बीजेपी अपने मेजॉरिटी से मेयर चुनेगी, और बाकी छोड़कर महायुति मिलाकर कुछ 23 या 24
मेयर महायुति के हो गए, और उसका चेहरा कौन है महाराष्ट्र में? देवेंद्र। इसमें से एकनाथ शिंदे भी महाराष्ट्र का दूसरा चेहरा बनकर उभर रहे। उन्होंने अपना ठाणे का जो किला है वो अबाधित रखा है, पूरी अपनी ताकत। अकेले शिवसेना मेजॉरिटी में है ठाणा में, और कुछ 2-3 कॉरपोरेशन में उनकी अच्छी ताकत है, लेकिन ठाणा जो उसका बेस है, बेस कैंप है एकनाथ शिंदे का, वहां बीजेपी भी अच्छे सीटें लाई है, बीजेपी साथ आई है, लेकिन अकेले शिवसेना की भी मेजॉरिटी हो गई है। तो एकनाथ शिंदे ने अपना किला बचाया और संभाले रखा, लेकिन उद्धव को मुंबई का किला संभालने नहीं आया है। ठीक है, एकनाथ के सिर्फ 29 पार्षद मुंबई में आए, लेकिन वो अपना किला बचा के उद्धव के किले में घुसा है, समझे आप? हमेशा एक नैरेटिव होता था पिछले 4-5 साल, 4 साल से 3 साल से, कि एकनाथ के साथ तो एमएलए गए हैं जो चुनकर आए उद्धव के नाम पर, वो पार्षद और एमएलए एकनाथ के साथ गए, बाकी केडर, बाकी कार्यकर्ता उद्धव के साथ ही है, ये कहा जाता था ना। फिर ये 29 कैसे चुनकर आए? अगर एकनाथ के पास अपना केडर ही नहीं है मुंबई में, तो 29 या 30 या 28 जो कुछ पार्षद मुंबई में आए, उतनी संख्या में, उतनी अनुपात में ठाणे में उद्धव के क्यों नहीं आए? तो पता चलता है कि पूरी की पूरी ठाणा डिस्ट्रिक्ट की जो शिवसेना है वो एकनाथ के साथ चली गई है। उधर उद्धव का कुछ भी बचा नहीं है लड़ने के लिए। लेकिन मुंबई में उद्धव का जो किला उद्धव मानता था और मीडिया कहती थी, नैरेटिव था, उतना उद्धव का किला अवैध नहीं है, क्योंकि वो तो किला बीजेपी ने सर कर लिया, जीत लिया है, उनको सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, एकनाथ के साथ मेजॉरिटी आई है, और एकनाथ ने उद्धव को पीछे ढकेल कर अपने 29 पार्षद चुनकर लाए। ये शुरुआत होती है, मैं मानता हूं ये शुरुआत होती है, और आहिस्ता आहिस्ता सत्ता खिसकने के बाद, और अब चुनाव अगले 3 साल नहीं है, तो इनमें से कितने लोग उद्धव के साथ बचेंगे ये भी सोचो। तो चुनाव का नतीजों का सार ये है कि अगले 3 साल कुछ भी नहीं है, और अपोजिशन में बैठकर अगर पार्टी चलानी है तो रास्ते पर उतरना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, जो उद्धव ठाकरे के लिए पॉसिबल नहीं है, उनकी इच्छा भी नहीं है। तो ये चुनाव का जो नतीजा आया उसका सार है। जी, एक और हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ी चीज जो दिख रही है वो ये भी दिखी है, वैसे हालांकि लोगों ने, आपने जो बताया देखिए उससे उलट मैं दर्शकों को बता दूं कि देखिए अभी तक आप ये सुन रहे थे कि उद्धव ने 75 सीटें लेके अपना वो बचा लिया और उद्धव जो है बीजेपी उनको हिला नहीं पाई, ये सारा खेल आप सुन रहे थे। और राज ठाकरे के साथ जाना उसका एक, अब सारे जो ठीकरा है वो राज पे फोड़ा जा रहा है। मैं देख रहा था मराठी मीडिया में ज्यादातर उन्होंने राज को खलनायक अब बना दिया, क्योंकि वो कह रहे कि नहीं तो उद्धव तो बहुत आसानी से जीत लेता और कांग्रेस के साथ मिल लेता। आपका इस पर क्या कहना है? और उसके बाद एक छोटा सवाल और करूंगा जी। नहीं, कांग्रेस के साथ जाएगा तो भी उतना जीत नहीं पाते थे, क्योंकि एक बात आप समझ लो, विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस के साथ ही थे जी। फिर भी 36 में से सिर्फ 10 एमएलए आए, कांग्रेस का नुकसान हो गया। और कांग्रेस डर गई है कि अगर इनके साथ रहे तो बिहार यूपी जैसी हालत मुंबई में हो जाएगी। 2090 में रथ यात्रा रोकने का काम जो लालू प्रसाद ने किया, उसके बाद बीजेपी के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री थे, बीजेपी ने सपोर्ट वापस लिया तो कांग्रेस ने सपोर्ट देकर लालू को सीट पर रखा था, मुलायम को रखा था, और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने का जो गेम कांग्रेस खेलती गई उसमें कांग्रेस खत्म होती गई और मुलायम और लालू इनके बाप बनकर बैठ गए दोनों राज्यों में। तो उद्धव उसी राह पर निकल रहा है, ये देखकर कांग्रेस ने विड्रॉ किया अपने को, और सही किया। अपनी पार्टी बचाने का कांग्रेस को अधिकार है। मीडिया का या सेक्युलर बुद्धिजीवी है, उनका एजेंडा हो सकता है कि बीजेपी को हराना है, पार्टी का नहीं ना, पार्टी को अपने को बचाना चाहिए।
तो कांग्रेस के साथ भी होते तो भी क्या बोलते हैं, उद्धव को इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ एक बात है, अगर वो हो जाता तो एकनाथ की ताकत बढ़ जाती, क्योंकि मराठी वोट तीसरे गुना बढ़ जाते, 3 गुना बढ़ जाते, बढ़ नहीं जाते बढ़ जाते। तो इसलिए मैं नहीं मानता राज ठाकरे को, इनको जरूरत थी उन्होंने साथ में ले लिया, क्योंकि जो 19 में गलती करके उद्धव ने गवाया है वो वापस लाना बिल्कुल मुश्किल है। अभी मीडिया में कुछ भी चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल के तौर पर भाऊ, हम लोग एक और नया राजनीति में जो देश की बड़ी राजनीति में दिखेगा और लोग मान रहे हैं, और पिछले 2-3 दिन से यही चल रहा, हालांकि मैंने उसी दिन वीडियो ट्रैक किया था, उसी दिन जिस समय रिजल्ट आ रहे थे, क्योंकि 126 सीटों पर अगर पार्षद जिता के कोई एक ऐसा आदमी ला रहा है जिसने ना उनके विकास की बात की है, ना उसने उनकी गलियां ठीक करने की बात की, ना उसने उनके लिए कुछ किया कि भाई मैं बहुत बड़ा लीडर हूं जो तुम्हारे लिए विकास का विजन लेके आया हूं, लेकिन फिर भी जीत गया। बात मैं कर रहा हूं ओवैसी की। आप इस पूरे फैक्टर को कैसे देख रहे हैं? देखो ओवैसी ये बड़ा फैक्टर है, हम उस पर डिटेल में एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ हिंट दे दूं जी। पहली बार इस महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन चुनाव के बाद मुझे ऐसा लगा कि ओवैसी सचमुच मोदी की बी टीम है। अच्छा। पहली बार मुझे ऐसा लगा। आरोप तो होते रहे कि ओवैसी हमेशा बीजेपी के लिए फायदे के लिए करता है, ये करता है, वो करता है, इससे वो बदनाम भी हुआ है। बहुत सारे जगह आपने देखा होगा, बंगाल में हो या यूपी में हो, उसका उतना रिस्पांस उसको नहीं मिला है, नहीं आप देखो। लेकिन जी। इस मुंबई में भी नहीं मिला है। पिछली बार उसके सिर्फ कुछ 2 एमएलए थे, संभाजी नगर हो या मालेगांव हो या भिवंडी हो या और कहीं, उतना रिस्पांस ओवैसी को नहीं मिलता था। इस बार पहली बार मिला है, और कितना बड़ा मिला है मालूम है? संभाजी नगर में 2 नंबर की पार्टी हो गई है कॉरपोरेशन में, ओवैसी की पार्टी एमआईएम। तो मुस्लिम उसको पहली बार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और कौन है वो ओवैसी? जो सिंदूर में भारत का पक्ष रखने के लिए दुनिया भर घूमने गया था, मुस्लिम कंट्रीज गया था, और ऐसे यानी जो मुस्लिम पार्टियां कही जाती है, कांग्रेस है, अखिलेश है, लालू है, आरजेडी है, वो जिस सिंदूर के खिलाफ थे उसका समर्थन करने जो गया था, उसके समर्थन में मुस्लिम आ रहा है। ये बिग चेंज है, ये बड़ा चेंज है, क्योंकि सिंदूर को अभी 8-9 महीने हो रहे ना, 8-9 महीने हो रहे, और इतने जल्दी अगर मुस्लिम पलट रहा है तो सबसे नजदीकी चुनाव बंगाल का है, समझा? तो बड़ा खेल मैं मानता हूं कि इसलिए मैंने बोला कि इसमें डिटेल बोलने के लिए बहुत कुछ है जो आज बोलने से नहीं, उसके लिए अलग वीडियो करेंगे। लेकिन मुझे इस चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार लगा कि सचमुच यार ये मोदी की बी टीम हो सकता है, क्योंकि जो भाषा मोदी बोलते हैं, बीजेपी बोलती है, वो अपनी शब्दों में वही तो ओवैसी कन्वे कर रहा है। मोदी क्या बोलते हैं, अमित शाह क्या बोलते हैं? कांग्रेस ने या इन सेक्युलर पार्टियों ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है, दरी बिछाने के लिए रखा है, और वही तो ओवैसी बोल रहा है। क्या अलग बोल रहा है? लोकसभा चुनाव में हमारे मुंबई का कांग्रेस का बड़ा लीडर नसीम खान क्या बोला था? वोट मुस्लिमों के चाहिए, लेकिन मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, वही तो बोला था ना। फिर ओवैसी क्या अलग बोला है? और मोदी जी या अमित शाह वही बोलते हैं कि इन्होंने अपने फायदे के लिए, कांग्रेस ने मुस्लिमों को वोट बैंक बना के रखा है, हिस्सा नहीं देंगे। और ओवैसी बोलता है कि हिस्सा देंगे। अब हिस्सा का मतलब क्या होता है? ओवैसी बोल सकता है कि देखो सिंदूर का मामला आ गया, मुझे मोदी जी ने हिस्सेदारी दी, एक जो डेलीगेशन था उसका लीडर बनाया, उसमें मुझे सदस्य बनाया, और मुस्लिम देशों में
हमारे देश के मुस्लिमों की साइड रखने के लिए, हमारे मुस्लिम राष्ट्रवादी है ये बताने के लिए मुझे अवसर किसने दिया? मोदी ने दिया। समझे आप? तो मोदी हिस्सेदारी दे रहा है, ये जताने की कोशिश ओवैसी कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है। लेकिन तो बात मुझे लगता है कि इसकी रिपरकेशन आने वाले बहुत सारे राज्यों के चुनाव में होगी। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी तक मैं मानता हूं जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो लोग झूठे, बोगस, डुप्लीकेट इस्लामिस्ट है यानी सेक्युलर है, उनसे चंगुल से अगर मुस्लिम निकल रहा है कि सेक्युलरिज्म मुस्लिमों ने बचाना है वोट देकर, और मुस्लिमों को हिस्सेदारी तो नहीं मिलेगी, इस चंगुल से अगर ओवैसी मुस्लिमों को निकाल रहा है, हिस्सेदारी मांग रहा है, तो कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं। फिर बीजेपी भी सच्चे राष्ट्रवादी मुस्लिमों को टिकट दे सकती है, सत्ता में हिस्सेदारी दे सकती है। तो अगर ओवैसी इस सेक्युलर पार्टियों के डुप्लीकेट मुस्लिम पार्टियों से अगर मुस्लिमों को, मुस्लिम वोट बैंक को मुक्त कर रहा है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। धन्यवाद भाऊ। और इशारा दे दिया है भाऊ, हर बार एक इशारा दे के जाते हैं कि अगली बार क्या होगा, तो इस बार वो बता चुके हैं और हम लोग इंतजार करेंगे कि कब वो इस पूरे उस पर हम लोगों के साथ चर्चा करेंगे। भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से अनुरोध है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट भी करें तो बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।